अब सबसे पहली बात आती है, अभी हमने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था चैप्टर में कि छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा के विषय में बताया, छंद के प्रमुख अंगों के विषय में बताया। उन्हीं प्रमुख अंगों में से एक अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। अब बात आती वर्ण की, तो वर्ण किसे कहते हैं? एक दृष्टि से देखिए, प्रश्न उठ जाता है आपका पूछने के तौर पे कि प्रश्न बन जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, ये आप लोगों ने आप लोगों ने 1 to 6 में पढ़ा होगा। 6 से 1 से लगाकर 8 तक हमेशा ये व्याकरण में पढ़ाया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है क्या? वैसे तो हम सभी को मालूम है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्ण को बांटा नहीं जा सकता है, वर्ण को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। समझते हैं यहां पर छंद में किस प्रकार से वर्ण का प्रयोग होता है। वर्ण किसे कहते हैं? आंसर में इस प्रकार से आएगा कि अक्षर को, जिसे हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर को वर्ण कहते हैं। अक्षर को वर्ण कहते, अक्षर को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर को वर्ण कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लघु वर्ण, नंबर 1 लघु वर्ण और नंबर 2 दीर्घ वर्ण। नंबर 2 दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण को हास वर्ण भी कहा जाता है और दीर्घ वर्ण को दीर्घ वर्ण कहा जाता है। हास वर्ण या दीर्घ वर्ण। इस प्रकार से अब लघु वर्ण किसे कहते हैं? लघु वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न बनता है यहां पर, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। प्रश्न बनता है, जैसे ये लघु वर्ण है, स्वाभाविक सी बात है कि आपके जहन के अंदर, दिल के अंदर एक ख्याल आएगा कि भाई लघु वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं, प्रश्न बना लेते हैं आपकी सुविधा के लिए कि प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि लघु वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बना कि लघु वर्ण किसे कहते हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न भी बना लिया, इस प्रकार से हमने प्रश्न भी बना लिया। अब ध्यान देंगे कि लघु वर्ण किसे कहते हैं। लघु वर्ण वह वर्ण है, आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा समझ लीजिए, इसका आंसर समझ लीजिए। लघु, इसका आंसर समझ लीजिए कि लघु वर्ण वह वर्ण है। लघु वर्ण वह वर्ण है, वह वर्ण है जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। लघु वर्ण वह वर्ण है जिन्हें बोलने में कम समय लगता है।
जैसे आप बोल करके स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा छोटी छोटा ऊ, ऋढ़ ऋढ़, ये लघु वर्ण है। इसी प्रकार से आप जब दीर्घ वर्ण के विषय में पढ़ेंगे तो दीर्घ वर्ण कौन से वर्ण हैं, सेम बदल देंगे आप। जिस प्रकार से आपने लिखा है लघु वर्ण वह वर्ण है जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, और जब हम दीर्घ वर्ण की बात करेंगे तो लिखेंगे कि दीर्घ वर्ण वह वर्ण है जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि। अब छंद के अंतर्गत इन लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण की मात्राओं का प्रयोग किया गया है, इनके लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इनके लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और उस चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि लघु वर्ण के लिए, लघु वर्ण के लिए इस तरीके से एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस तरीके से एक मात्रा का। और दीर्घ वर्ण के लिए, लघु वर्ण के लिए एक मात्रा का प्रयोग किया गया है, मात्रा का या चिन्ह का या चिन्ह का प्रयोग किया गया है। या आप आ जाइए दीर्घ वर्ण के लिए। अब देख लीजिए यहां पे दीर्घ वर्ण के लिए, दीर्घ वर्ण के लिए दो मात्रा का, इस मात्रा का यानी इस मात्रा का प्रयोग किया गया है, मात्रा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इस मात्रा का प्रयोग किया गया है। ये एक मात्रा, इसके लिए दो मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हम बात आ जाती है जब इस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है छंदों में, लघु वर्ण के लिए और दीर्घ वर्ण के लिए दो मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो अब हम स्पष्ट रूप से करेंगे, विद्यार्थी जानने की कोशिश करते हैं कि ये मात्रा क्या चीज है। सबसे बड़ी चीज आती है कि ये मात्रा क्या चीज है, इसलिए इसको हम साफ करते हुए आगे बढ़ते कि मात्रा क्या चीज है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना मात्रा के कोई भी शब्द बनता नहीं है, क्योंकि मात्रा का प्रयोग भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मात्रा किसे कहते हैं, एक सब छोटी सी बात आती है, जैसे पूछ लेते वर्ण किसे कहते हैं, उसी प्रकार से अब हम एक छोटा सा सवाल आता है कि मात्रा किसे कहते हैं। एक प्रश्न ऐसे बना लेते हैं हम, ये प्रश्न बन गया, पूछता विद्यार्थी कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं इसके विषय में आप पढ़ेंगे कि वर्ण के को बोलने में मात्रा किसे कहते हैं। आंसर आप लिखेंगे इस प्रकार से कि वर्ण को बोलने में, वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, वर्ण को बोलने में जो समय लगता है
उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। उसे मात्रा कहते हैं। अब ये मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा, और ये लघु मात्रा, ये लघु मात्रा, ये लघु मात्रा है और ये दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा के लिए एक मात्रा और दीर्घ मात्रा के लिए दो मात्रा। अब बात आती है छंद के अगले अंग की, जिसे पद कहा जाता है। अब आती है बात छंद के अगले अंग की। अगला अंग कौन सा है छंद का? छंद का अगला अंक है पद। छंद का अगला अंग है पद। एक मिनट ध्यान देंगे। छंद का अगला अंग है पद। अब पद किसे कहते हैं? अब हम प्रश्न बन जाता है कि पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? प्रत्येक छंद, अब आंसर देखिए, सुनिएगा ध्यान से, मैं ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दूंगा। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं। जो पद होता है, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं, जिन्हें पद या चरण कहा जाता है। लिख रहे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, पद किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर में कि प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं। प्रत्येक छंद में, बिंदी दिख नहीं रही बेटा, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं, जिन्हें पद या चरण कहा जाता है। 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 अब आगे आ जाइए, छंद के अगले अंग पर चलते हैं। छंद का अगला अंग है यति। अपने नाम सुना होगा। अब यति किसे कहते हैं? छंद के अगले अंग पर कि यति किसे कहते हैं? प्रश्न उसी प्रकार से बना लेते हैं हम। छोटा सा प्रश्न बन गया कि यति किसे कहते हैं? यति किसे कहते हैं? यति किसे कहते हैं? यति किसे कहते हैं? अब यति के विषय में समझिए। छंद का पाठ करते समय, यति है क्या पहले समझ लीजिए कि छंद का पाठ करते समय जहां पाठक कुछ देर के लिए, छंद का पाठ करते समय जहां पाठक कुछ देर के लिए रुकता है, उसे यति कहते हैं। उसे हम यति कहते हैं। लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए कि छंद का आंसर इस प्रकार से होगा कि
छंद का पाठ करते समय, छंद का पाठ करते समय जहां पाठक, करते समय जहां पाठक कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए रुकता है, कुछ देर के लिए रुकता है, उसको ही यति कहते हैं, उसको ही यति कहते हैं, उसको ही यति कहते हैं, उसको ही यति कहते हैं। और यति को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यति को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, देख लीजिए। यति के चिन्ह, यति के चिन्ह सबसे पहले इस प्रकार से कामा के माध्यम से दिख रहा होगा आप लोगों को, इस प्रकार से कामा के माध्यम से। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार से, और तीसरा विराम के अनुसार, पूर्ण विराम के अनुसार। इस प्रकार से यति के चिन्हों को दर्शाया जाता है। अब आता है छंद का अगला अंग, छंद का अगला अंग आता है, छंद का अगला अंग है तुक, छंद का अगला अंग है तुक। अब आपको ये जानकारी लेना है आपकी तुक किसे कहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक वर्ण के विषय में पढ़ लिया, मात्रा के विषय में पढ़ लिया, यति के विषय में पढ़ लिया। अब बात आती है कि तुक किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण अंग है छंद का। तो सबसे पहले बात आती है कि तुक किसे कहते हैं। छोटा सा प्रश्न उठता है, तुक किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं। तो तुक किसे कहते हैं, इसके लिए समझिए कि छंद की प्रत्येक पंक्ति, छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है। तुक किसे कहते हैं, देख लीजिए। छंद की प्रत्येक पंक्ति, छंद इस प्रकार से लिख देते हैं कि छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि, अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है। क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। समान भाग की अंतिम ध्वनि तुक कहलाती है, और इसी को अनुप्रास भी कहा जाता है, और इसी को अत्यानुप्रास,
अंत्यानुप्रास कहा जाता है, और इसी को अंत्यानुप्रास कहा जाता है, कहा जाता है। अब आ जाइए गण। गण क्या चीज है? गण क्या चीज है? हमारी व्याकरण आप लोगों ने इसे पढ़ लिया, समझ लिया कि तुक किसे कहते हैं, कि छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है, और इसी को अंत्यानुप्रास भी कहा जाता है, अंत्यानुप्रास कहा जाता है। अब बात आती गण किसे कहा जाता है? छंद का अंतिम अंग, छंद का अंतिम अंग की गण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, मिटा देते हैं इसको। अब छंद के अंतिम अंग की ओर चलते हैं कि गण किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है हमारा, प्रश्न बनता है कि गण किसे कहते हैं? गण किसे कहते हैं? तो गण किसे कहते हैं आप इसे समझिए कि पिंगल शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार? जवाब में इस प्रकार से आता है जवाब हमारा कि पिंगल, पिंगल शास्त्र के अनुसार, पिंगल शास्त्र के अनुसार, पिंगल शास्त्र के अनुसार गण का अर्थ होता है, गण का अर्थ होता है तीन वर्षों का समूह। गण का अर्थ होता है तीन वर्षों का, गण का अर्थ होता है तीन वर्षों का समूह। गण का अर्थ होता है 3 वर्षों का समूह। ये गण 8 माने जाते हैं, ये गण जो होते हैं ये गण 8 माने जाते हैं, ये गण 8 माने जाते हैं, और इसके लिए माने जाते हैं, और सरलता से याद करने के लिए इन्हें, सरलता से याद करने के लिए इन्हें हम यमाता राजभान सलभा नामक सूत्र से याद करते हैं। सरलता से याद करने के लिए इसको हम यमाता राजभान सलभा से याद करते हैं। सूत्र समझ लीजिए, गण को याद करने का सूत्र, गण को याद करने का सूत्र है यमाता, सूत्र है यमाता राजभान, यमाता राजभान शलगा, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम इसको याद करते हैं। जैसे अलग अलग कर लेते हैं, अभी इसको हम अलग करते हैं, इसका आप अर्थ समझ लीजिए। या, मा, ता, एक कमा लगाते जाएंगे बेटा, ता, सा, यमाता राजभान सलभा, हाँ यमाता, ये रा, फिर आता है क्या? जा, क्या आएगा? जा के बाद आता है भा,
जा के बाद आएगा भा, और भा के बाद आता है ना, भा के बाद आता है ना, ना के बाद सा, ना के बाद आएगा सा के बाद ला के बाद गा। आ गया, लिख गया। अब इसको देखिए, मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हास्य और लघु, और ये दीर्घ, ये लघु और दीर्घ है ना। इस प्रकार से हम समझते हैं। इसके लिए भी एक अन्य फार्मूला है, इसका पूरा फार्मूला कुछ इस प्रकार से मैं आपको लिखे दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। इसका एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के माध्यम से पूर्ण रूप से समझा जाता है, या कह लीजिए यमाता राजभान सलगा का जो विस्तृतीकरण है, वो विस्तृतीकरण किस प्रकार से है देख लीजिए। यगण, ये क्या चीज है? यगण। यगण के बाद आता है सगण, यगण के बाद आएगा शगण, शगण के बाद आएगा तगण, यगण, एक मिनट सॉरी, यगण, मगण, मगण के बाद आएगा तगण, तगड़, तगड़ के बाद आएगा रगड़, रगड़, और रगड़ के बाद आएगा जगड़, जगड़, जगड़ के बाद आएगा भगड़, भगड़, और भगड़ के बाद आएगा नगड़, नगड़, और नगड़ के बाद आएगा सगड़। क्या आएगा? शगड़। इस प्रकार से इसका मतलब होता है यमाता। यगड़ का मतलब होता है या माता। क्या होता है? यमाता। और मगड़ का मतलब होता है मताशा। क्या होता है? मताशा, माताश, मदाश। और तगड़ का अर्थ होता है तराज, ताराज, ताराज। और इसका होता है रगड़ का राजभा। क्या होता है? राजभा। इसका होता है राजभा। जगड़ का अर्थ होता है जमान, जमान। इसका होता है जमान। नगड़ का भगड़ का मतलब होता है मानस, मानस। और सॉरी मानस। नगड़ का अर्थ होता है नशल, और शगड़ का अर्थ होता है शलगा। क्या होता है? सलगा। अब मात्राओं का समझ लीजिए किस प्रकार से होता है। जैसे 1 2 2 2 2 1 2 2 1। रा बड़ा मात्रा इसलिए 2 1 1। जा 1 मां सॉरी जा 1 मां में 2 और ना में 1। उसमें भा में 2 क्यों नहीं है? इसके बाद देखिए भानस। इसमें देख लीजिए भानस में पहले 2 बड़ा मात्रा, ना 1 सा 1 नसल। इसमें तीनों 1 1, और सा ला और गा 1 1 और 1। इसका अर्थ क्या होता है? यमाता का अर्थ हो जाता है यशोदा। क्या हो जाता है? यशोदा। मताशा का अर्थ हो जाता है मायावी। क्या हो जाता है? मायावी। तराजा का अर्थ हो जाता है तालाब, तालाब। राजभा का अर्थ हो जाता है राजसी,
क्या है अर्थ निकलता है? राजसी। जबान का अर्थ होता है जहाज। क्या होता है? जहाज। और इसका भानस का अर्थ हो जाता है भाषण। क्या हो जाता है? भाषण। नशल का अर्थ हो जाता है नगर। और शलगा का अर्थ हो जाता है सजना। क्या हो जाता है? सजना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपको छंद के अंगों पर चर्चा की है और कल हम छंदों के विषय में पढ़ेंगे कि कौन सा छंद है। चौपाई किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, सोरठा किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इनके विषय में जानकारी हासिल की। कल हम अगले वीडियोज में हम छंद के कितने प्रकार हैं, छंद को कितने भागों में बांटा गया है, इनके विषय में विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।